हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 6 के अंतर्गत पढ़ेंगे बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। यानी किस प्रकार से शिल्पकारों का इसमें विकास हो रहा है, किस प्रकार से फैक्ट्री मालिक या औद्योगिकरण शुरू होता है, तो ये हम देखेंगे। देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पे दिखाया है कि ये 17वीं सदी में सूरत बंदरगाह पे व्यापारिक जहाज किस प्रकार से ये जो सूरत का बंदरगाह है इसमें व्यापारिक जहाजें आ रही हैं और किस प्रकार से भारत से व्यापार की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये दिखाया गया है इस समय के सूरत के बंदरगाह का चित्र दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सूरत है भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है ये बंदरगाह। तो ये देखिए सूरत बंदरगाह यहाँ दिया है 17वीं शताब्दी की बात की गई है भारत के पश्चिमी तट पे। सूरत जो है इस तट पे गुजरात स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह में से एक था। तब जो सूरत था इसमें से डच ब्रिटिश व्यापारिक जहाज जो है 17वीं सदी की शुरुआत से ही इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे और 18वीं शताब्दी तक जाते जाते इस बंदरगाह का क्या महत्व गिरने लगा, महत्व इसका कम हो गया। तो इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग यानी कपड़ा उद्योग, लोहा व इस्पात उद्योग, इन दोनों उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हुए देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय जो कारीगरी थी और उद्योगों की दशा क्या थी। क्या और ये उत्कृष्ट हुई, बढ़ी या फिर इनकी दशा दयनीय हो गई। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े की मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी अब पनपने लगा, तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ब्रिटेन ने औद्योगिकरण और भारत में ब्रिटिश विजय और औपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। इसमें हमने अध्याय 2 में देखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पे कब्जे हुए, किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी, उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती थी। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों उद्योगों पर भी किस तरह से असर पड़े, तो इन्हीं सब का अध्ययन, इन्हीं सब पे चर्चा हम करेंगे इसमें, इस अध्याय में। देखिए यहाँ पे चित्र दिया है, ये कब का दिया है, ये है पटोला बुनाई 19वीं शताब्दी के मध्य में। ये पटोला बुनाई के चित्र है। यहाँ से हम देखते हैं भारतीय कपड़े और विश्व बाजार में क्या इनका संबंध था। देखिए जैसे बंगाल है, तो बंगाल पे अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था, बहुत आगे था। 1750 के पहले भारतीय कपड़े जो थे लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। इसमें आगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा, पेनांग तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनी यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों की हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में भी हमें देखने को मिल जाएगा और ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना, उनके अर्थ जानना बड़ा मजेदार है। शब्दों में इतिहास छिपाया था। आइए हम शब्दों में इतिहास कैसे छिपाए देखते हैं। देखिए जैसे दिया है कि यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया जो बारीक सूती कपड़ा था सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। तो इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन कहते थे, वो मसलिन कहते थे यानी मलमल। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए, उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पे कालीकट में अपना डेरा डाला था पहला, और यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्द को ही कैलिको कहने लगे और बाद में हर तरह के सूती कपड़े को इन्होंने कैलिको ही कहा। हर प्रकार के सूती कपड़े को, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। हम चित्र 3 में जैसे एक आर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसमें 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। वही के मुताबिक उस साल कपड़े के
5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटें तो आपको पता चलता है कि उसमें सूती और रेशमी कपड़ों की 98 किस्में का जिक्र किया गया है। यूरोपीय जो व्यापारी थे उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पे 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता था, उसे पीस गुड्स कहते थे। इसमें हम देखते हैं, इसमें तो ये तो इसमें दिख नहीं रहा, इससे देखते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑर्डर बही का एक पन्ना है 1730 का। लेकिन हम इस पे स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, तो इसमें देखिए क्या लिखा है। किसे हम गौर से देखेंगे तो बही में किस तरह की चीज की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने, उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था, तो 2-2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे भारत में उस सामान को मंगाने के लिए। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे, उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। ये देखिए, ये भी चित्र है, जमदानी बुनाई, विशेष जमदानी बुनाई है, जमदानी प्रकार की बुनाई। आगे हम यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ दिया है कि इसी बही में दिए गए विभिन्न किस्मों के नामों को देखिए। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें छापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। उन्हें ये व्यापारी सिंज, कोसा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का सिंज शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छींट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छींट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छपे कपड़े को कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में छापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी, और आकर्षक फूल पत्तियों, बारीक रेशे और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड की रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी, और बांडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पे पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंद के लिए किया जाता था। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से लिया गया है, बांधना। ये देखिए, ये दिया है मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पे छींट की ये कढ़ाई की गई है। कितना सुंदर लग रहा है, ये आंध्र प्रदेश की कढ़ाई है। देखिए, अब जैसे ऊपर हमने भी पढ़े कि बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में जो चटक रंग थे, रंगों वाले ऐसे बहुत सारी किस्म के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंग साजी की विधि से ही बनाया जाता था। वही में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है, जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। भारतीय मशहूर 1750 के पहले तो बहुत ही मशहूर थे। ये जो है बंडाना डिजाइन है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बंडाना डिजाइन जो है भारत में बनाया जाता था। आगे हम देखते हैं कि यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा किस प्रकार से, कितना महत्व था इसका, कितना मांग था। जैसे यहाँ दिया कि 18वीं शताब्दी में शुरुआत में देखें तो आते आते जो भारतीय कपड़े थे, इनकी लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड, मतलब लोकप्रियता बहुत बढ़ चुकी थी इंग्लैंड में इस भारतीय कपड़ों की। तो इससे इंग्लैंड बेचैन हो चुका था, और वो ऊन व रेशमी निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे थे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया कि उनके जो छापेदार सूती कपड़े हैं भारत से आ रहे हैं, उस पर उन्होंने पाबंदी लगा दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम ही कहा जाता था। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे, ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं के कपड़े बिके, क्योंकि भारतीय कपड़ों की प्रतिस्पर्धा के आगे जो अंग्रेजी कपड़े थे वो टिक नहीं पा रहे थे। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको छपाई उद्योग को ही सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। भारतीय कपड़ों के साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई। 1786 में देखें तो रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़े का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती, रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि जब इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई,
तो उसे भारतीय चीजें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की भी जरूरत नहीं रही। हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना कि उसने फिर यहीं से मुनाफा कमाना शुरू किया, वहीं से चीजें खरीदने लगे, बस सामान बेचने लगे। अब उन्हें सोना चांदी बाहर से या फिर अपने देशों से मंगाने की जरूरत खत्म हो गई। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी थी। आगे ये जो चित्र दिया हुआ है, ये चित्र है कोचीन में स्थित डच बस्ती का, जो कि डचों ने बनाया था अपने, ये उनकी व्यापारिक बस्तियों का चित्र है। यहाँ पे हम आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ये है कि इसमें दिया है इस नक्शे में कि ये 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन 4 क्षेत्रों में केंद्रित था। इसमें से महत्वपूर्ण था, सबसे महत्वपूर्ण बंगाल। ये डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। और इसमें आगे दिया है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी भी नहीं बनना शुरू हुआ था। ये शहर अपने मलमल और जमादानी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इसमें आगे दे रहा है कि यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखेंगे तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल जो तट है, इसके साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। जो ये वाला भाग है यहाँ पे दिया है कोरोमंडल तट, ये वाला भी, यहाँ पे भी सूती कपड़े का उत्पादन हो रहा था। इसके साथ पश्चिमी तट पे मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित है, जो कि वर्तमान समय में हमें गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र केंद्र देखने को मिल जाएंगे। तो उस समय यहाँ भी होता था सूती वस्त्र उत्पादन, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों में। आइए हम देखते हैं यहाँ पे बुनकर कौन थे, किस प्रकार से उनकी जो जीवन शैली थी, किस प्रकार के कार्य करते थे। यहाँ पे देखिए चित्र में दिया है बंगाल का ये एक तांती बुनकर है। अब ये बेल्जियम चित्रकार शोलविंस द्वारा बनाया गया ये चित्र उस समय का बुनकर का। देखिए बुनकर जो थे ये आमतौर पर जो बुनाई का काम करने वाले समुदायों को कहते हैं, जो कि बुनाई का कार्य करते थे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के जो तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के सालेब, कैकोलार तथा देवांग समुदाय, ये सारे बुनकर यानी कपड़े बुनने या वस्त्र बुनने के कार्य में ही संलग्न रहते थे। तो ये इन सब समुदाय जो है बुनकरी कार्य के लिए प्रसिद्ध थे। सूत, इनका कार्य था सूत काटना, कपड़ा उत्पादन का सबसे पहला चरण था और यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे होते थे। यानी सूत काटने का पहला चरण ये महिलाओं द्वारा किया जाता था। चरखा, तकली घर में पाए जाते थे और इन्हीं के उपयोग करके ये सूत काटते थे। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था, तब कताई पूरी हो जाती थी। तो बुनकर इस धागे से कपड़े बुनते थे। ज्यादातर समुदायों में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। छपाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी। ये ठप्पे से छपाई करते थे। हथकरघों पर होने वाली जो बुनाई होती थी और उससे जुड़े व्यवसायों से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। तो ये था बुनकरों का इतिहास या फिर बुनकरों का जो उनका जीवनचर्या था या फिर उनका जो कार्य प्रणाली थी ये करते थे। आगे इसमें दिया है कि भारतीय कपड़े का पतन किस प्रकार से, जब अंग्रेजों ने अपने देश में उत्पादन किए हुए कपड़े को लाकर भारतीय बाजार में भर दिए, तो फिर ऐसे करके भारतीय कपड़ों का फिर पतन होने लगा इनका, क्योंकि इनके उत्पादन में समय श्रम लगता था ज्यादा, तो उतने कम समय में और कम श्रम में उत्पादन नहीं कर पाते थे। फिर भारतीय कपड़ों का बाजार पिछड़ने लगा। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें दिया है कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारतीय कपड़ा उत्पादकों पे कई तरह के असर पड़े। पहला इसमें दिया है कि अब भारतीय कपड़े जो थे ये यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना इनको पड़ता था। तो प्रतियोगिता में ये प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए। दूसरा है, भारत से इंग्लैंड को कपड़े का निर्यात मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े जो थे इस पे भारी सीमा शुल्क थोप दिए, भारी कर लगा दिए, इसलिए ये फिर मुश्किल आई। आगे है कि इंग्लैंड में बने सूती कपड़े ने 19वीं सदी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के परंपरागत बाजारों से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों बुनकर बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार बंगाल के बुनकरों पे पड़ी। ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने क्या कर लिया, तयशुदा आपूर्ति के लिए बुनकरों को पेशगी देना बंद कर दिया।
और फिर परेशान बुनकरों ने मदद के लिए बार-बार सरकार से गुहार लगाई। इसमें देखिए यहाँ दिया है कि हम भूखे मर जाएंगे। ये एक स्रोत दिया हुआ है कि किस तरह से ये बुनकरों की इसमें गुहार है। इसमें दिया है कि 1823 में भारत की कंपनी सरकार ने 12,000 बुनकर जो थे इनकी तरफ से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि हमारे पुरखे हम लोगों की कंपनी से पेशगी मिलती थी, जिससे हम कंपनी के लिए बढ़िया कपड़े बुनकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते थे। हमारी बदनसीबी है कि अब औरांग खत्म कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों और हमारे परिवारों के पास आजीविका के साधन नहीं बचे हैं। हम बुनकर हैं और कोई दूसरा कारोबार नहीं जानते। अगर बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी व्यापार बोर्ड हम पर कृपा नहीं करती है तो हमें कपड़ों के ऑर्डर नहीं देता है तो हम भूखे मर जाएंगे, क्योंकि यही इनका रोजगार था, कपड़े की बुनाई करते थे। यदि ये रोजगार नहीं रहेगा तो फिर इनके इनकम का कोई साधन नहीं रहेगा। आगे हम देखते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ दिया है कि लेकिन असली दुर्दिन तो अभी आने वाले थे। वहां तक तो इनकी समस्या थी ही, लेकिन आगे और इनके दिन खराब होने वाले थे। 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने जो सूती कपड़े थे इससे पट गए या इससे भर गए। भर भर के ब्रिटेन अपने यहाँ से तैयार सूती कपड़ों को लाता था और भारतीय बाजार में उसे भर भर के दे देता था। इस वजह से भारतीय जो बाजार है यहाँ पे इसकी कपड़ों की मांग क्योंकि महंगे होने की वजह से कम हो गई। दरअसल 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना सूती कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन का बना होता था। इससे न केवल बुनकरों बल्कि जो सूत काटने वाले थे उनकी भी हालत खराब हो गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं सूत काटकर ही अपना आजीविका चला रही थी वे बेरोजगार हो गई। आगे है कि लेकिन भारत में हथकरघों से ही होने वाली बुनाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसकी वजह से यह थी कि कपड़ों की कुछ किस्में मशीनों पर नहीं बन सकती थीं। भला जटिल और मनभावन किनारियों वाली साड़ी या परंपरागत बुनाई वाले कपड़े मशीनों पर कैसे बन सकते थे? तो इन कपड़ों की न केवल रईसों के बीच बल्कि जो मध्यम वर्ग थे उनमें भी काफी मांग थी, और न ही ब्रिटेन ने कपड़ा मिलों में वह बेहद मोटा कपड़ा बनता था जिसे भारतीय गरीब पहनते थे। आगे यहाँ दिया है कि आपने पश्चिमी भारत में स्थित सोलापुर जो कि महाराष्ट्र में वर्तमान समय में हम देखेंगे इधर, और फिर दक्षिण भारत में स्थित मदुरा का जिक्र जरूर सुना होगा। ये शहर जो थे 19वीं शताब्दी के आखिर में बुनकरी के नए महत्वपूर्ण केंद्र बनकर सामने आए। बाद में ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया कि वे आयातित कपड़ों का क्या करें, बहिष्कार करें। जो बाहर से या फिर इंग्लैंड से जो कपड़े मंगाए जा रहे हैं उनको न पहने न खरीदें, हाथ से कते सूत और हाथ से बुने कपड़े ही वे पहने, अपने यहाँ के देसी कपड़े। इस तरह खादी राष्ट्रवाद का प्रतीक बनती चली गई। खादी का प्रयोग करने का वो आह्वान कर रहे थे। चरखा भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। आइए देखें कि आगे दिया है कि आजीविका के साधन गंवा चुके जो बुनकर थे और सूत काटने वाले ये क्या हुआ इनका। उनमें से बहुत सारे तो खेतिहर मजदूर बन गए क्योंकि कुछ न कुछ उनको रोजगार चाहिए, तो वो सूत कताई का काम वो छोड़ के अब खेतिहर मजदूर बन गए और कुछ काम की तलाश में शहरों की तरफ भी चले गए। बहुत से देश से बाहर जैसे अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए, और इनमें से कुछ हथकरघा बुनकरों को मुंबई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर, कानपुर में खुले नए कपड़ा कारखानों में भी नौकरी मिली। भारत में सूती आगे दिया है कि यहाँ पे कि सूती कपड़ा मिलों का उदय कैसे हुआ। देखिए भारत में दिया है कि भारत में जो पहली सूती कपड़ा मिल थी ये 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। यह कताई मिल थी और 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले कच्चे कपास के निर्यात के लिए बम्बई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी बन चुका था। और बम्बई पश्चिमी भारत की काली मिट्टी वाली उस विशाल पट्टी से काफी निकट था जहाँ की कपास की खेती की जाती थी। तो काली मिट्टी काफी उपयुक्त थी कपास की कृषि के लिए, और उसके आसपास मुंबई का क्षेत्र है। तो यहाँ पे वो सूती कपड़ा मिलों की स्थापना हुई क्योंकि कपास उत्पादन हो रहा था, तो कपास उत्पादन के नजदीक क्षेत्र में सूती मिलें अधिक स्थापित की गई क्योंकि यहाँ पे कच्चा माल जो था आसानी से मिलने लगा था। ये देखिए दिया है ये सूती मिलों का ये चित्र, इसमें दिया है महिलाएं कैसे सूत काट रही हैं। आगे हम देखते हैं प्रगलन दिया है कि
प्रगलन में क्या होता है, यहाँ दिया कि चट्टान या मिट्टी को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके धातु तैयार करने या फिर धातु की बनी चीजों को पिघलाने की प्रक्रिया जो होती है इसे कहते हैं हम प्रगलन। यहाँ पे दिया है कि सन 1900 तक आते आते जो बम्बई है इसमें 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी मिलें पारसी और गुजराती व्यवसायियों ने ही खोली थी, जो कि चीन के साथ व्यापार के जरिए काफी पैसा कमा चुके थे। तो चीन से व्यापार करके इनका लाभ हुआ था और इसी से इन्होंने यहाँ पे जो पारसी और गुजराती थे इन्होंने सूती मिलें स्थापित की। इस दौरान दूसरे जो शहर थे इसमें भी कई कारखाने खोले गए। यहाँ दिया एक मुंबई में 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। इसमें अहमदाबाद में पहला कारखाना जो था 1861 में खुला। अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़ा मिलों की बढ़ती संख्या के कारण जो मजदूर थे मजदूरों की भी मांग बढ़ने लगी। हजारों जो गरीब काश्तकार, दस्तकार, खेतीहर, कामगार जो थे सब कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ आकर्षित हुए। प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से भी जूझना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो यह थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए जो सस्ते कपड़े हुआ करते थे इनका मुकाबला करना पड़ता था और ज्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देती थी। इससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात जो उद्योग थे इनको संरक्षण मिलता था। परंतु जो औपनिवेशिक काल था तो औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरह की सुरक्षा नहीं दे पाई, क्योंकि औपनिवेशिक काल में उन्हीं का नियंत्रण था, भारत पे उन्हीं का शासन था, तो वो उनको सुरक्षा नहीं दे पाई स्थानीय जो भारतीय उद्योग थे। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्र उत्पादन की पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े जो थे इनकी मात्रा में काफी कमी आ गई और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने की मांग की जाने लगी। अब भारतीय कपड़ों के उत्पादन के लिए यहाँ पे हम देखते हैं आगे दिया कि टीपू सुल्तान की तलवार और वुड स्टील। देखिए इसमें दिया है कि भारतीय इस्पात और लौह धातु कला की कहानी देखें तो टीपू सुल्तान के ही एक मशहूर किस्से से शुरू होता है। ये वही टीपू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया, अंग्रेजों से 4 लड़ाइयां लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए। टीपू की विश्वविख्यात तलवारें आज इंग्लैंड के संग्रहालयों में ये बहुमूल्य संपत्ति है या इंग्लैंड के संग्रहालयों में अभी भी रखी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टीपू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के लौह कवच को भी ये आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाले वुड नामक स्टील से पैदा हुआ था, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था उस समय। इस वुड स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी और इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। आगे कि टीपू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सड़कों प्रगलन भट्टियों में वुड स्टील किस तरह बनाया जाता था। यानी मैसूर की बहुत सारे वहां पे प्रगलन भट्टियां थी, उसमें वुड स्टील बनाया जाता था और इन भट्टियों में लोहे के काठ कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हंडियों में रख दिया जाता था। तापमान के जटिल उतार चढ़ावों को नियंत्रित करते हुए प्रगालक जो हुआ करते थे वे इस्पात की सिल्लियां तैयार करते थे, जिनका न केवल भारत बल्कि पश्चिमी और मध्य एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसी प्रगालकों से वो जो इस्पात की सिल्लियां थी वो मध्य एशिया में भी लेकर जाई जाती थी इससे तलवारों के निर्माण के लिए। आगे से में देखिए कि असल में हम देखें तो जो कन्नड़ शब्द है उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द है उरुक्कू, यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ है, सब के सब क्या है अंग्रेजी रूप है। भारतीय वुड स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया था और विश्वविख्यात वैज्ञानिक और बिजली व विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया कि ये जो वुड स्टील वो बनाते कैसे थे।
परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड स्टील निर्माण जो प्रक्रिया थी 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरह ही ये लुप्त हो चुकी थी, ये लुप्त हो गई। इसमें आगे दे रहा है कि भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ ही यहाँ का तलवार और हथियार उद्योग भी समाप्त हो गया जब अंग्रेजों ने इस पर नियंत्रण कर लिया। दक्षिण भारत में भी भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए लोहे और इस्पात का स्थान इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने ले लिया। अब भारतीय जो जिस विधि से इस्पात या लोहे तैयार किए जाते थे अब वो बिल्कुल लुप्त हो चुका था वो विधि। अब इंग्लैंड से आए लोहे इस्पात किस प्रकार से जिस प्रक्रिया के तहत बनाए जाते थे अब उस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाने लगा यहाँ भी। इसमें आगे दिया है कि गांवों की उजड़ी भट्टियां। इसमें जो दिया है कि वुड स्टील उत्पादन के लिए लोहे के परिशोधन की बेहद परिष्कृत तकनीक जरूरी थी। भारत में 19वीं सदी के अंत तक लोहे का प्रगलन एक सामान्य गतिविधि थी। खास तौर से बिहार और मध्य भारत के हर एक जिले में देखें तो ऐसे जो प्रगालक कारीगर थे ये जो लोहा बनाने के लिए लौह अयस्क से स्थानीय भंडारों का इस्तेमाल करते थे। इसी लोहे से कारखानों में दैनिक इस्तेमाल के औजार और साधन बनाए जाते थे। ज्यादातर जो भट्टियां थी मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी और प्रगलन का काम पुरुष करते थे जबकि जो महिलाएं थी ये धौकनी चलाती थी उसे गर्म रखने के लिए और वे कोयले को लगातार दहकाने के लिए उसी के माध्यम से दौगने के माध्यम से हवा देते थे। ये देखिए जो चित्र है यही दिया है प्रगलन करते हुए जो मजदूर हैं व्यक्ति महिलाएं देखिए ये यहाँ पे पीछे क्या कर रही हैं वो चला रही हैं धौकनी जो दिया था ऊपर। तो इसके माध्यम से क्या होता है हवा हवा लगता है और आग जो है और दहकती है। ये जो चित्र दिया है मध्य भारत के गांव है जहाँ के लौह प्रगलन का ये एक अगारिय समुदाय है जो कि लौह प्रगलन का कार्य करता है उसका ये चित्र दिखाया गया है। इस प्रकार से आगे दिया कि 19वीं सदी के अंत तक आते आते लोहे के प्रगलन का हुनर खत्म होने लगा था। ज्यादातर जो गांव थे गांव में भट्टियां ठंडी पड़ चुकी थी और जो लोहे का उत्पादन होता वो गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ इसकी वजह तो नए वन कानून ही थे यानी जिनके बारे में हमने पहले पिछले वाले अध्याय में पढ़ा हुआ है कि नए वन कानून बनाए औपनिवेशिक सरकार जो आई थी अंग्रेजी सरकार तो जंगलों में जाने से रोक दिया। वहाँ के जो स्थानीय समुदाय था स्थानीय जो लोग थे या जो जनजातियां थी उनको वनों में जाना वनों से कुछ भी चीजें इकट्ठा करना एकत्र करना इन सारी चीजों पे रोक लगा दिया। तो इस वजह से क्या होता ये भी एक वजह था कि फिर जो गांव में ज्यादातर जो भट्टियां थी लौह अयस्क के उत्पादन की तो वो ठंडी पड़ने लगी क्योंकि वनों से वो कोयला के लिए लकड़ी अपने लिए इकट्ठे करते थे तो उससे वो क्या करते थे आग जलाते थे। तो फिर उन्होंने नए वन कानून जो बनाए अंग्रेजों ने उसके माध्यम से फिर उन पे रोक लगा दी गई। जब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पे पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वाले कोयले के लिए भला कहाँ लकड़ी मिलती उनको कहाँ से लकड़ी लाते लौह अयस्क भी वे कहाँ से ला सकते थे। तो वन कानूनों को नजरअंदाज करते हुए वे अक्सर कुछ लोग ही चोरी छिपे जंगलों से जाकर लकड़ी इकट्ठा करते थे परंतु लंबे समय तक वह केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी नहीं रख सकते थे। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और वे आजीविका के दूसरे संसाधन भी ढूंढने लगे। बहुत सारे अपने दूसरे दूसरे कार्य अपना लिए। कुछ क्षेत्रों में देखें तो सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी लेकिन जो प्रगलक थे उनको अपने प्रत्येक भट्टी के लिए वन विभाग को बहुत सारे कर चुकाने पड़ते थे जिससे उनकी आय भी गिर जाती थी। 19वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन से लोहे और इस्पात का आयात भी होने लगा था। भारतीय लुहार भी घरेलू बर्तन व औजार आदि बनाने के लिए आयातित लोहे का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से स्थानीय प्रगलकों द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत तक लोहा और इस्पात बनाने वाले कारीगरों के सामने भी और भी चुनौतियां आ खड़ी हुई इन सब की वजह से। ये देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया है धातुमल। धातुमल का अर्थ होता है धातु को गलाने से पैदा होने वाला जो कचरा होता है जो निकलता है अशुद्धियां कहेंगे उस धातु से जो अशुद्धियां निकलती है उसे हम कहते हैं धातुमल। देखिए भारत में लोहा इस्पात का कारखाना उदय कैसे होता है। दिया एक साल 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड ये जो है जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते हुए घूम रहे थे। वे भारत में एक आधुनिक लौह एवं इस्पात संयंत्र लगाने के लिए अच्छे लौह अयस्क भंडारों की तलाश में कई महीने और काफी सारा पैसा भी खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा जो है
वे भारत में बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को भी तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त यह थी कि उम्दा लौह अयस्क भंडारों का पता लगा लिया जाए कि यहाँ पे झारखंड में किस क्षेत्र में उम्दा अच्छे उत्तम किस्म का लौह अयस्क भंडार का पता चले। एक दिन कई घंटे तक जंगल की खाक छानने के बाद वेल्ड और दोराबजी क्या के एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भर भर के लौह अयस्क ले जा रहे हैं। ये अगारिया समुदाय था। जब मुझसे पूछा गया कि वे अयस्क कहाँ से लाए हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थक कर उस पहाड़ी पे पहुंचे, तो पहाड़ी का अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया उन्हें कि जिस चीज की तलाश थी वो मिल मिल चुकी है। यदि है कि रजहारा पहाड़ियां दुनिया की सबसे बेहतरीन लौह अयस्क भंडारों में से एक थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। ये परेशानी थी कि ये बिल्कुल सूखा इलाका था और कारखाना चलाने के लिए आसपास कहीं पानी भी नहीं था। लिहाजा जो कारखाना लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। जो अगारी समुदाय के लोगों ने लौह अयस्क का एक और स्रोत ढूंढने में मदद दी, जहां से बाद में भिलाई स्टील संयंत्र को अयस्क की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद सुवर्णरेखा नदी के तट पे बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक औद्योगिक शहर बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम भी दिया गया और इस स्थान पर लौह अयस्क भंडारों के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना हुई थी, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा था। यानी टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा। देखिए ये चित्र दिया है कि टिस्को की स्थापना बहुत सही समय पे हुई थी, 19वीं शताब्दी में। देखने से पहले देखते यहाँ दिया है कि बुनकर लोहा बनाने वाले फैक्ट्री और मालिक। ये चित्र है सुवर्णरेखा नदी के किनारे बनी टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री का। ये 1940 में इसकी स्थापना यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि, और ये जो है सुवर्णरेखा नदी है, इसे किनारे पे बनाया गया था टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री टिस्को। आइए हम देखते हैं कि आमतौर पे ब्रिटेन में जो बने स्टील थे, ब्रिटेन स्टीलों का आयात कर रहा था और भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से भारत में रेलवे का विस्तार भी बढ़ रहा था, तो इस वजह से ब्रिटेन में बने पटरियों की यहाँ भारी मांग थी। जो ब्रिटेन में पटरियां बनते थे उसकी मांग थी भारत में, क्योंकि भारत में भी रेलवे का विस्तार किया जा रहा था। काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में विशिष्ट इस्पात का निर्माण संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे और 1914 में पहला विश्व युद्ध भी शुरू हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को अब यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में झोंक दिया जाता था। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पे आश्रित हो गया कि अब टिस्को से ही जो भी लोहे की पटरी जो बनाई जाएंगी, जो लोहा उत्पादन किया जाएगा, अब उसके द्वारा ही भारत की रेल पटरियों का विस्तार किया जाएगा। जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए गोले के खोल, रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता, टिस्को समूचे ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। सूती कपड़े की तरह लोहे एवं इस्पात के मामले में भी औद्योगिक विस्तार तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश आयात गिरने लगा। आगे दे रहा है, देखिए ये चित्र जो दिया है, ये दिया है कि युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार भी बढ़ाना पड़ा, क्योंकि उस युद्ध के लिए भी इनको सामग्री देनी पड़ी। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा और इस चित्र में यह है एक प्रकार का विद्युत संयंत्र है। ये जमशेदपुर में विद्युत संयंत्र बनाया गया है, ये इसी का चित्र है। आगे हम देखते हैं कि देखिए औद्योगिक वस्तुओं की मांग में इजाफा भी हुआ। ये बदलाव पहले विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए, क्योंकि ब्रिटेन भी विश्व युद्ध में लगा हुआ था, तो जो भी लौह अयस्क उत्पादन होता था वो उस युद्ध की सामग्री बनाने में उपयोग कर लेता था। तो फिर उसको भी जरूरत पड़ी भारत से, और भारत अपने विस्तार के लिए तो जमशेदजी जो इनका फैक्ट्री था, इससे जो भी लौह अयस्क उत्पादन होता था भारत के विकास कार्यों में लगना प्रारंभ हुआ। इसमें दिया है कि जो विश्व युद्ध था, इस युद्ध के दौरान और उसके बाद सामने आए, जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, औद्योगिक वर्ग ताकतवर होता गया और सरकारी संरक्षण की मांग बुलंद होती गई कि जो औद्योगिक वर्ग इनको सरकारी संरक्षण भी मिले।
भारत पे अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्षरत जो ब्रिटिश सरकार थी, इसको औपनिवेशिक शासन के आखिरी दशकों में से बहुत सारी मांगे माननी पड़ी थी। जो भी भारतीय औद्योगिक वर्ग था या जो भी कारखाने थे, इन सब की मांगे माननी पड़ी औपनिवेशिक सरकार को। देखिए यहाँ पे दिया है जापान में औद्योगिकरण के शुरुआती साल, यानी जापान के औद्योगिकरण के बारे में दिया है कि 19वीं सदी के आखिर में जापान के औद्योगिकरण का इतिहास भारत के औद्योगिकरण से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। देखिए भारत में जो औपनिवेशिक सरकार है, ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उसने भारतीय उद्योगपतियों को किसी तरह की सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपने देशी उद्योगों को खुल करके बढ़ावा दिया कि उसका विकास हो सके। 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाली जो मौजी राजवंश था, इसका मानना था कि जापान को पश्चिमी प्रभुत्व का सामना करने के लिए औद्योगिकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए उसे औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और इसी क्रम में डाक सेवाओं, टेलीग्राफ, रेलवे, वाष्प चालित जलपोतों का विकास किया गया। पश्चिम से नवीन तकनीक का आयात किया गया और उसे जापान की जरूरतों के हिसाब से ढाला भी गया। जापानी जो पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को भी बुलाया गया जापान में। वह निवेश के लिए सरकारी बैंकों से उद्योगपतियों को उदार शर्तों पर कर्जे दिए गए। सरकार ने पहले विशाल उद्योग शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर व्यवसायिक घराने में बेच दिए। जापान में और भारत में दिए कि भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व ने औद्योगिकरण के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थी, जबकि जापान में क्या था, इसके विपरीत था कि विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला था। लेकिन इसका अर्थ यह भी था कि जापान का औद्योगिक विकास शुरू से ही उसके सैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआ था, यानी जो भी उद्योग था, वहाँ की सैन्य व्यवस्था, सैन्य प्रशासन या जो उनकी आवश्यकता है, इससे उनका जो उद्योग था जुड़ा हुआ था। इसलिए भारत से और कहेंगे जापान के जो औद्योगिक विकास हुआ, इन दोनों में ये अंतर देखने को मिलता है कि भारत में अंग्रेजों के शासन सरकार था, अपने सरकार तो बहुत कंट्रोल करके रखा, लेकिन जापान में वही इसको काफी बढ़ावा दिया गया औद्योगिकरण को। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।